नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर महिला पर्यवेक्षक के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आज का, द कल्टिवेशन ऑफ सेरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो अनाज है उनका सबसे पहली बार जो एक तरह से उत्पादन है, उनकी जो कृषि है, सबसे पहले किस एज में की गई है। पहला ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, तीसरा है पैलियोलिथिक एज और चौथा है प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनाज का, सेरियल्स का सबसे पहले जो उत्पादन है किस एज में किया गया है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है नियोलिथिक एज। ध्यान रखेंगे कौन सा एज, नियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में नवपाषाण काल भी आप बोलते हैं। उसी काल में हमको सेरियल्स का, अनाजों का सबसे पहली बार उत्पादन होता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न या क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। तो यहां पर यह पूछा गया है कि भारत में जो मनुष्य हैं उनके पाए जाने का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है। 4 यहां पर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नीलगिरी हिल्स, सेकंड ऑप्शन है शिवालिक हिल्स, थर्ड ऑप्शन है नल्ला मल्ला हिल्स और फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा वैली। तो याद रखेंगे कि इंडिया में जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है किसका, मैन का यानी कि ह्यूमन का, वो है कहां से, आपका ऑप्शन डी नर्मदा वैली से। नर्मदा वैली से ही हमको इंडिया में सबसे एंशिएंट एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है, जहां पर यानी कि मनुष्य का शरीर का अवशेष मिला है, जिससे हमको पता चला कि भारत में कई लाख साल पहले भी लोगों के निवास रहे हैं। और जो ये ह्यूमन का स्केलेटन यहाँ से मिला है उसको नर्मदा ह्यूमन या नर्मदा मानव बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कहां पर मिला हमको, नर्मदा नदी के किनारे ये ह्यूमन स्केलेटन मिला है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट सेरियल यूज्ड बाय मैन वाज। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया अनाज कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, व्हीट, राइस, बार्ले एंड सोरगम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहला यूज किया गया जो सेरियल या अनाज है वो है आपका क्या, बार्ले। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्या, ऑप्शन सी में दिया है बार्ले, जिसको आप लोग जौ बोलते हो। तो बार्ले या जौ जो है वो सबसे पहला फर्स्ट सेरियल यूज बाय मैन है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें एग्रीकल्चर का, किसका, एग्रीकल्चर का सबसे पहला प्रूफ कहां पर मिलता है। द अर्लीस्ट एविडेंस, एविडेंस मींस प्रूफ, कहां पर मिलता है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कोलडीवा, दूसरा ऑप्शन है लाहौर देवा, तीसरा ऑप्शन मेहरगढ़ और चौथा ऑप्शन है टोकवा। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आपको ये बताना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ये चारों स्थान, इन चारों प्लेसेस में से वो कौन सा प्लेस है जहां पर हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस दिखाई देता है। तो वो प्लेस है आपका ऑप्शन सी मेहरगढ़। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है मेहरगढ़ जो है वो ये स्थान है जहां पर इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। और ये जो मेहरगढ़ है, ये इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो करंट में इसकी लोकेशन पाकिस्तान में दिखाई देती है। तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्टेट है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्टेट है वहां पर हमको मेहरगढ़ की लोकेशन दिखाई देती है, जहां से पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सेरियल्स का या एग्रीकल्चर का, वर्ल्ड में तो बोलना ही चाहिए, साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि क्वेश्चन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिया है इसलिए हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग अगर हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है तो कहां पर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द नौदा टोली इज लोकेटेड। तो नौदा टोली एक हिस्टोरिकल साइट है, आपको पता होना चाहिए, एक ऐतिहासिक स्थान है नौदा टोली। और उसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि ये नौदा टोली जो प्लेस है, ये जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है, या इसको आप बोल सकते हो प्रोटो हिस्टोरिकल प्लेस भी है ये, या प्री हिस्टोरिकल प्लेस, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक या प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है ये, यानी कि इतिहास से भी पहले का स्थान। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि नौदा टोली जो है ये एक जो प्री हिस्टोरिकल साइट है, जो वो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से किस स्टेट में ये साइट हमको मिली है, एक्सकवेशंस कहाँ से हुआ है इसका। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो नौदा टोली जो कि एक हिस्टोरिकल साइट है या एक प्री हिस्टोरिकल साइट है, उसकी लोकेशन जो हमको मिली है वो मध्य प्रदेश में मिली है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, वो है मालवा रीजन। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन जिसमें आपको उज्जैन इंदौर का जो साइट आता है उस एरिया में हमको नौदा टोली मिला हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का रियल आंसर है।
है मध्य प्रदेश। तो नौदा टोली लोकेटेड है कहाँ पर? आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका इज फेमस फॉर। तो भीमबेटका एक फेमस ये साइट है, ये भी एक प्री हिस्टोरिकल साइट है। इंडिया में एक ऐसी साइट है जहाँ पर ह्यूमंस के रहने के सबसे एंसेंट जो है हमको प्रूफ मिलते हैं, मतलब सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं भारत में मनुष्यों के रहने के। कहाँ पर? भीमबेटका में। अब यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है भीमबेटका इज फेमस फॉर। तो भीमबेटका जो है वो किस लिए फेमस है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रॉक पेंटिंग, दूसरा बुद्धिस्ट स्टेचूज, तीसरा ऑप्शन दिया है मिनरल्स और चौथा ऑप्शन दिया है आपका ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे कि जो भीमबेटका है वो फेमस है अपने रॉक पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भीमबेटका है फेमस किसके लिए? रॉक पेंटिंग्स के लिए। और ये भीमबेटका की लोकेशन कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भीमबेटका जो है ये एक जो साइट है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है भीमबेटका, जहाँ पर ह्यूमंस के सबसे, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ह्यूमंस के रहने के सबसे एंसेंट प्रूफ हमको मिलते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहे हैं पहले कभी भी, उन लोगों ने यहाँ पर रॉक पर पेंटिंग, यानी कि जो माउंटेन है, हिल है, उस पर क्या क्या इन लोगों ने पेंटिंग्स की हुई है रेड कलर से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो एक एंसेंट साइट है और प्रूफ देता है कि इंडिया में लोग बहुत हजारों साल पहले से भी रह रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पिट ड्वेलिंग के बारे में। पिट ड्वेलिंग को बोलते हैं हम लोग क्या? गर्त या गर्तावास। ठीक है, हिंदी में इसको गर्तावास बोला जाता है, गर्तावास या इंग्लिश में पिट ड्वेलिंग। तो पिट ड्वेलिंग या गर्तावास होता क्या है पहले तो वो जान लीजिए आप लोग। पिट ड्वेलिंग या गर्तावास होता है ऐसा घर, ऐसा आवास जो गड्ढे में हो, यानी कि घर तो बनाया गया हो लेकिन उसको गड्ढे में खोद कर नीचे हो, वहाँ उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गर्तावास, इंग्लिश में पिट ड्वेलिंग। तो गड्ढों में स्थित घर को कहा जाता है पिट ड्वेलिंग या गर्तावास। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या है पूछा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कहाँ से मिला है पिट ड्वेलिंग का एक प्रूफ या गर्तावास के प्रूफ कहां से मिले हैं इन 4 ऑप्शन में से? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बुर्जहोम, सेकंड ऑप्शन है कोल्डिहिवा, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रह्मगिरी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका संगनकल्लू। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ही ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? तो आंसर है आपका बुर्जहोम। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बुर्जहोम। कहां पर लोकेटेड है ये बुर्जहोम, कहां पर मिला है ये साइट? तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बुर्जहोम की लोकेशन है J&K में, जम्मू और कश्मीर में है बुर्जहोम। तो बुर्जहोम एक साइट है, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर से ये एक्सकवेटेड हुआ है, मतलब खुदाई में प्राप्त हुआ है। और यहाँ से किस चीज़ के प्रूफ मिले हैं? तो यहाँ से प्रूफ मिले हैं पिट ड्वेलिंग के, यानी कि गर्तावास के, यानी कि गड्ढों में बने हुए घरों के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? नेशनल ह्यूमन म्यूजियम के बारे में पूछा गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो लोकेशन कौन सी है जहाँ पर आपको ये बताना है। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसमें है क्या। तो इस म्यूजियम में आपको प्राचीन काल से लेकर के, एंसेंट टाइम से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक के जो ह्यूमन्स हैं उनके रिमेन्स मिलते हैं, मतलब ह्यूमन और उससे जुड़े हुए रिमेन्स मिलते हैं। कहाँ पर? इस म्यूजियम में उनके जुड़े हुए अवशेष, मनुष्यों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के अवशेष, उनकी संस्कृति से जुड़े हुए अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं संरक्षित करके। तो ये नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय वो कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है भोपाल एंड ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है यानी राजधानी है, वहीं पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या नेशनल ह्यूमन जो म्यूजियम है लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। तो ये पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य की जो सभ्यता है, ह्यूमन जो समाज है, मनुष्य समाज जो है वो विशेष है, अपने आप में क्या है? यूनिक है, विशेष है। क्यों? तो यही पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बता
बताना है किस बेस पर, कल्चर के बेस पर, इकोनॉमी के बेस पर, रिलीजन के बेस पर या साइंस के बेस पर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, क्योंकि मनुष्य जो होता है उसके समाज की क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था होती है। तो ध्यान रखेंगे ये अर्थव्यवस्था की विशेषता केवल और केवल इस पृथ्वी पर मनुष्यों में ही दिखाई देती है, बाकी सबका अपना कुछ न कुछ जीवन जीने का एक तरीका है सारे जीवों का, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो कल्चर, जो एक तरह का विचार है वो केवल मनुष्य समाज में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें कि ह्यूमन सोसाइटी की यूनिकनेस क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी है विशेषता क्या, उसकी खुद की इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वो यहाँ पर जो ऑप्शंस में जो एज दिए गए हैं उनमें से किस एज की सिविलाइजेशन है, किस काल की सभ्यता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल की सभ्यता है, किस एज की सिविलाइजेशन है, वही आपको यहाँ पर पूछा गया है, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज, थर्ड ऑप्शन है आपका हिस्टोरिक एज एंड फोर्थ ऑप्शन है पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो ये चार एजों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा एज है जब हमको इंडस वैली दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ध्यान रखेंगे क्या है आंसर, प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है हिंदी में, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज से रिलेटेड सिविलाइजेशन है कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल माना जाता है जिस काल में मनुष्य एक सभ्यता के रूप में विकसित तो हो चुका था, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई जो लिपियां हैं उनको आज भी पढ़ा नहीं जा सका है। उनके द्वारा लिखी गई जो स्क्रिप्ट है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, उसको आज भी हम रीड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन या ऐसी कोई भी सभ्यता जिसकी स्क्रिप्ट या लिपि को आज भी पढ़ा समझा नहीं जा सका है, जिसके चलते उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पाते, उसको ही, उस तरह की सिविलाइजेशन को ही हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्या कहा जाता है उनको, प्रोटो हिस्टोरिक एज की सिविलाइजेशन या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है या प्रोटो हिस्टोरिक एज की सिविलाइजेशन है, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, रीड नहीं कर पाए हैं, उसको डिसिफर नहीं किया जा सका, मतलब उसको जाना नहीं जा सका है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वैदिक सिविलाइजेशन से डिफरेंट कैसे है, किस प्रकार से, किस आधार पर है वो डिफरेंट, किससे, वैदिक से। तो इंडस और वैदिक सिविलाइजेशन में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है इंडस के बारे में बताया गया है, इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। थर्ड ऑप्शन है इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, तो ये ऑप्शन जो दिया है ए, उसमें जो बातें बताई गई वो बिल्कुल सही हैं। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसमें एक डेवलप्ड सिटी की सभी एमिनिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो एक मॉडर्न सिटी की जो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, उस सिटी में जो भी एमिनिटीज यानी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको दिखाई देती हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है कि इंडस में हमको ये सुविधा, ये सारी विशेषताएं दिखती हैं, स्पेशलिटी दिखाई देती है। अगर ऑप्शन, जबकि वहीं पर अगर बात करें जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो एक, जैसे हम ये बात करें कि इंडस सिटी है, सिटी मतलब अर्बन कल्चर है, यहाँ पर किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी, ये अर्बन। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, वैदिक, तो वैदिक जो है वो आपका एक रूरल सिविलाइजेशन था, ग्रामीण सभ्यता था। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडस जो है वो अर्बन है, तो यहाँ पे लिखा भी है सिटी, और जो वैदिक है वो आपका क्या दिखाई देता है, रूरल यानी कि ग्रामीण। तो ये डिफरेंस है। तो ये बात से है कि इंडस में ये विशेषता थी। सेकंड अगर बात करें कि इंडस के बारे में सेकंड पॉइंट क्या बताया गया यहाँ पर,
सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन है इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये पॉइंट भी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट हमको मिली जरूर है, भले ही हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि हम उसको रीड नहीं कर पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्क्रिप्ट मिली है और वो स्क्रिप्ट जो मिली है वो बिल्कुल सही यही है। कौन सी स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, लेकिन वो किस प्रकार की स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग भाव चित्रात्मक, यानी कि जो भी उनको प्रेजेंट करना था, जो भी उनको राइटिंग करना था, उसको उन्होंने पिक्चर के फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफिक। तो ये ऑप्शन भी सही है, मतलब ये भी वहां पर अवेलेबल है और ये हमको भी, ये भी चीजें हमको मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में देखिए लिखा है इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको आयरन का प्रूफ नहीं मिलता है। किसका प्रूफ नहीं मिलता है? आयरन का। तो आयरन की नॉलेज उनको नहीं थी। आयरन की नॉलेज जो हुई है वो वैदिक पीरियड के लोगों को हुई है। और ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि इंडिया में आयरन का जो फर्स्ट यूज हुआ है वो 1000 बीसी में हुआ है। तो 1000 बीसी के टाइम पीरियड के आसपास हमको दिखा देता है कि इंडिया में आयरन का यूज होता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, तो इंडस सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1500 या 1300 बीसी के आसपास जाकर के एंड हो जाता है। तो इंडस जो है 15 या 1300 एडी बीसी के आसपास जाकर के वो एंड हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है इंडस का। 15 ले लीजिए, कई जगहों पर 1300 बीसी भी है, दोनों ही सही है एक तरह से। तो 1300 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, मतलब वो सिविलाइजेशन, वो सभ्यता समाप्त हो गई। जबकि आयरन का डिस्कवरी हुआ है 1000 बीसी, मतलब इंडस के डिक्लाइन होने के 300 साल बाद। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों ही इंडस के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। तो किस आधार पर अलग है इंडस वैली वैदिक से? तो ये तीनों ही क्वेश्चन ऑप्शन जो है ऊपर के ए, बी और सी सही हैं। किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द। तो सिल्वर मतलब चांदी जिसको आप बोलते हैं, तो इंडिया में चांदी या सिल्वर का सबसे पहला जो एविडेंस है, सबसे पहला जो प्रूफ है, वो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर हमको सबसे पहले मिलता है, वही हमको बताना है या मिला है। तो ए ऑप्शन है हड़प्पन कल्चर, बी ऑप्शन है चालकोलिथिक कल्चर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, सी ऑप्शन है वैदिक टेक्स्ट और डी ऑप्शन है सिल्वर पंच मार्क पॉइंट्स। तो याद रखेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडिया में सिल्वर का, चांदी का सबसे पहला जो प्रूफ हमको मिलता हुआ दिखाई देता है वो हड़प्पन कल्चर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पन कल्चर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही वो सिविलाइजेशन है जहां पर लोगों ने सबसे पहले सिल्वर या चांदी का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं एनिमल्स के, इन चारों ऑप्शंस में से, एनिमल्स के 4 ऑप्शंस हैं, काऊ, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड टाइगर। इन चारों एनिमल्स में, इन चारों जानवरों में से वो कौन सा जानवर या कौन सा एनिमल है जिसका हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देता, जिसका हमको पिक्चर नहीं दिखाई देता किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसके बारे में पूछा गया यहाँ पर? तो ध्यान में रखना है आपको कि क्वेश्चन है रिलेटेड किससे? हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब ये पूछा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स, जो उनकी सील है, जो सील्स मिली है, और उनका जो टेराकोटा आर्ट है, टेराकोटा आर्ट मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, तो टेराकोटा आर्ट यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन और सील, इन दोनों में ही वो कौन सा एनिमल है जिसका पिक्चर हमको नहीं दिखाई देता, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो इन ऑप्शन में से कौन सा जीव है, कौन सा वो एनिमल है जिसका प्रेजेंटेशन न तो हड़प्पन सील में है और ना ही हड़प्पा के टेराकोटा में है? तो ऑप्शन ए है काऊ, ऑप्शन बी है एलिफेंट, ऑप्शन सी है राइनोसोरस और ऑप्शन डी है टाइगर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए काऊ। काऊ का जो है वो प्रेजेंटेशन हमको नहीं दिखाई देता, कहां पर? हड़प्पन सील्स और हड़प्पन
टेराकोटा में। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपलॉड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो 4 साइट्स दी हैं, पहले तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा एंड ऑप्शन डी है लोथल। ये चारों ही जो साइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, चारों ही साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये चारों जो साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, उनमें से वो कौन सी साइट है जहाँ पर प्लॉड फील्ड मिला है। प्लॉड, तो प्लॉड फील्ड जहाँ पे मिला है वो साइट कौन सी है। प्लॉ मतलब जुता हुआ खेत, मतलब वो कौन सा एरिया है जहाँ पर हमें ऐसा खेत मिला है जिसमें जुताई की गई, खेत को बोया जोता गया है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। पहला है मोहनजोदाड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा और चौथा है लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कालीबंगन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि यहाँ पर क्या मिला है हमको, एक प्लॉ फील्ड मिला है, मतलब जुते हुए खेत के प्रूफ मिले हैं, खेत की जुताई की गई है। कालीबंगा कहाँ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपका, इसका लोकेशन है राजस्थान में। कहाँ पर लोकेटेड है ये, तो राजस्थान में लोकेटेड है आपका कालीबंगन। तो कालीबंगन जहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं, प्लॉट फील्ड मिले हैं, कहाँ पर है ये, राजस्थान में। और कभी कभी इसके नाम का मीनिंग भी पूछा जाता है कि कालीबंगन जो नेम है उसके नेम का मीनिंग क्या है। तो कालीबंगा नेम का मीनिंग है काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बेंगल्स। तो ब्लैक बेंगल्स या फिर काले रंग की चूड़ियों को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब उसकी वजह से ही वहाँ पर जब एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो बड़ी मात्रा में हमको वहाँ पर ब्लैक बेंगल्स के रिमेन्स मिले हैं, यानी कि काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। इसकी वजह से इस साइट का नाम क्या हो गया, कालीबंगन। तो याद रखेंगे सारे ही क्वेश्चंस, मतलब ये सारे ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन कि द ग्रेट बाथ, ठीक है, महान स्नानागार कहाँ पर मिला है। तो महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ वॉज, इसको स्विमिंग पूल भी लिख कर आता है कई बार, तो ग्रेट बाथ बोल लीजिए या स्विमिंग पूल बोल लीजिए, या हिंदी में स्नानागार मतलब स्नान करने का स्थान, वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया कि कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन है पहला, ए ऑप्शन है रोपड़, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो और डी ऑप्शन है कालीबंगा। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी साइट है जहाँ पर हमको ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदाड़ो। कौन सा आंसर, मोहनजोदाड़ो ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से ही हमको ग्रेट बाथ मिला है। मोहनजोदाड़ो की लोकेशन क्या है, इंडस वैली, ये चारों ही साइड इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और मोहनजोदाड़ो है उसकी करंट लोकेशन अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का जो स्टेट है उस स्टेट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, सिंध स्टेट। तो पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसका नाम है सिंध स्टेट, और सिंध स्टेट की एक रिवर है जिसका नाम है, सिंध स्टेट में फ्लो होने वाली, बहने वाली एक रिवर है जिसका नाम है सिंधु। तो सिंधु वही जो इंडिया से निकल कर जाती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के सिंध स्टेट के, सिंध राज्य के सिंधु नदी के किनारे स्थित है क्या, मोहनजोदाड़ो, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस मोहनजोदाड़ो के नेम का मीनिंग भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदाड़ो के नेम का मीनिंग है माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, यानी कि जहां पर मृतकों जब खुदाई हुई तो वहां पर बहुत सारे मृतकों की क्या मिली हैं, अस्थियां मिली हैं, बोन रिमेन्स मिले हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, मोहनजोदाड़ो। तो मृतकों का टीला या माउंड ऑफ डेड कहलाता है क्या, मोहनजोदाड़ो, जिसकी लोकेशन भी आपको याद रखना होगा, किस रिवर के साइड में, ये भी याद रखना होगा। और यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको अभी बात करनी है कि क्या मिला है, द ग्रेट बाथ या फिर महान स्नानागार। तो ये सारे ही फैक्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा की है, सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।